तो श्रोताओं, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस शो में, जिसमें आज मैं रश्मि सिंह आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ हमारी पसंदीदा यूट्यूब व्लॉगर, राइटर, तंजोर पेंटर और न जाने क्या क्या। और हमारी जो ये आज की स्पेशल मेहमान है उर्मिला शौकंद, जिससे आप लोग बहुत बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो आज हम बातें करेंगे उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके इस यूट्यूब और इस सोशल मीडिया के सफ़र के बारे में। तो शुरुआत हम करते हैं उनका स्वागत करने से। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उर्मिला जी कि आपकी शख्सियत, जो हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो जानते हैं कि आप एक सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो और उसके बारे में वो जानने के इच्छुक भी हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि आप एक हाउसवाइफ़, जो हमें पता चला आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपने कोई कहीं नौकरी नहीं की है। तो इस तरफ रुझान और एक आपकी कैसे ये शुरू हुआ, ये इच्छा कैसे हुई, तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा श्रोताओं को हमारे जानने की बताइए, ताकि उनकी उत्सुकता थोड़ी कम हो। सबसे पहले श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इंसान के पास थोड़ा सा समय हो जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी कौन सी हॉबीज़ उभारूं, कौन सी हॉबीज़ लेके आऊं। तो मुझे लगा कि मेरे पास जब बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने फील्ड में वो काम करने लगे या पढ़ाई करने लग गए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा समय मिल रहा है, तो मैंने अपने उस समय को यूटिलाइज़ करने के लिए अपनी हॉबीज़ जो हैं उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। तो आपकी सबसे पहले आपने क्या शुरुआत की, कैसे किया, क्या शुरू किया? देखिए, मैं बचपन से ही मेरा रुझान था कि मैं घर पे कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का करती रहती थी। और जो बच्चे जब छोटे स्कूल में थे तब उनके लिए जो भी कोई काम मिलता था, बच्चों को जैसे मिलता है स्कूल में, तो मैं उनकी हेल्प भी करती थी। तो मुझे लगता है हर माँ बाप इस तरह से सभी बच्चों की हेल्प करता है, जो कि आप सब भी इस बात को जानते हैं। तो आपकी पर्टिकुलरली, क्योंकि हमने सुना तंजोर पेंटिंग आप बहुत अच्छी करती हैं, क्योंकि ये तंजोर कला साउथ इंडिया से आती है, तिरुवनंतपुरम से, जहाँ तक, या थांजावुर जिसको कहते हैं, वहाँ से आती है। तो इसकी शुरुआत वो भी हरियाणा में बैठकर। देखिए, मेरी एक दोस्त थी, जानने वाली थी, उसने एक बार जिक्र किया कि तंजोर पेंटिंग के बारे में। मैं उसके घर गई हुई थी, मैंने वहाँ पे एक राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखी और मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि ये तंजोर पेंटिंग है। तो मुझे पता लगा, अरे तंजोर पेंटिंग तो मेरी वो वाली फ्रेंड बनाती है, वो सिखाती है। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने भी वहीं से सीखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे शौक़ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तंजोर पेंटिंग बनाऊं। तो इसका मतलब कि आपने शुरुआत की इसको सीखने से। तो पहले आपने कला सीखी और कितने समय तक आपने इसको निभाया? देखिए, मैंने तंजोर पेंटिंग जो है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक और गोल्ड फॉयल से, प्योर गोल्ड से, सेमी प्रेशियस स्टोन से बनती है, बहुत बारीक इसका काम होता है। तो मैंने पहले इसको सीखा। वो जो मेरी एक दोस्त थी, जो वो सिखाती थी यहाँ पे, मैं वहाँ गई तो काफ़ी लेडीज़ सीख रही थी, तो मैंने भी वहाँ पे सीखा। 8-10 महीने सीखा, कभी कभी मैं बीच में वैसे भी चली जाती। तो आपने बनाई होंगी बहुत सारी, हमें लगता है, क्योंकि आपकी जो, मैं बता दूं हमारे श्रोताओं को कि उर्मिला जी की एक वेबसाइट भी है जिस पर कि उनकी सारी जानकारी उनसे संबंधित हमें वहाँ से इकट्ठा हुई है। तो हमने बहुत सारी आपकी पेंटिंग्स उस वेबसाइट पे देखी हैं। तो क्या मतलब कितना टाइम लगा होगा आपको एक पेंटिंग, और बहुत ही खूबसूरत आपने जो पेंटिंग्स बनाई, थोड़ा बताएं। देखिए, ये क्योंकि बहुत बारीक काम होता है और तंजोर पेंटिंग जो है वो बहुत पेशेंस का भी काम है, तो उस वजह से ये था कि पेंटिंग के हिसाब से उसके अंदर समय लगता है। अगर हम छोटी पेंटिंग बनाएंगे राधा कृष्ण की तो उसमें कम समय लगेगा, थोड़ी बड़ी बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा। तो कितने साल आपने इस काम को किया? ये मैंने तकरीबन 9-10 साल मैंने इस पे काम किया
और शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई थी 2001-2 के आसपास जी। तो उसमें यूँ था कि पहले सीखी, फिर मैंने उसको खुद से बनाना शुरू किया, और क्योंकि शौक़ था, और ये शौक़ भी इतना महंगा है क्योंकि तंजौर पेंटिंग हरियाणा में मतलब लोगों को पता ही नहीं है, बहुत कम पता है कि तंजौर पेंटिंग होती क्या है। जी जी। तो उसमें मैंने पहले छोटे स्केल पे शुरुआत की, छोटे छोटे। तो क्या आपने इसको सेल पर्पस के लिए या इसको और एग्जिबिट करने के लिए, या क्या आपका पर्पस क्या था इसको करने का? जी नहीं, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ को बढ़ाने के लिए। वाह, ये बहुत ही एक अच्छी बात आपने कही कि अपने शौक़ को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको एक, ठीक है उसको हम व्यवसाय का भी एक साधन बना सकते हैं आगे जाने पे। तो इसके बारे में थोड़ा और बताते हुए अपनी दूसरे शौक़ के बारे में भी आप हमें बताएं। जी, ये ऐसा था क्योंकि जब मेरा ये शौक़ था, क्योंकि मैंने बिज़नेस वगैरह तो सोचा ही नहीं था इस बारे में, क्योंकि मुझे शौक़ था तो मैं बनाती चली गई। हाँ, वो शौक़ का एक हिस्सा ज़रूर ये बना कि मैंने अपने रिश्तेदारों को ये गिफ्ट्स बना के गिफ्ट दिए, मैंने मेरे बच्चों को भी दिए, मेरे बच्चों के भी जो कोई उनको वो मांगते थे तो मैं उनके लिए भी बना के देने लग गई। बाकी मेरे घर पे काफ़ी सारी हैं, और मैंने, क्योंकि बिज़नेस की तरफ मेरा इस तरफ रुझान ही नहीं था, मैं सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर रही थी। तो इसके बाद आपकी क्या जर्नी रही? इसके बाद आपकी बहुत सारी, क्योंकि हमने देखी हैं आपके हॉबीज़ रहे हैं, लिखना उसमें से एक है, और आप एक कवयित्री भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें उस बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, क्योंकि ये तंजौर पेंटिंग जो है ये बहुत बारीकी का काम है, और मैंने काफ़ी साल इस पे काम किया, मैंने बनाई, तो उससे मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल और माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग गई। तो मैंने सोचा अब इस शौक़ को कभी कभी देखूँगी, और शौकिया जो चीज़ें हैं वो कभी मिटती भी नहीं हैं, उनको हम कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दूसरे शौक़ को उभारूँ, जिसमें मेरा शौक़ था लिखना। जी। और बस मैंने अपना फिर लिखना शुरू कर दिया, और लिखती चली गई, और मैंने अपना एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाया, जब मुझे लगा कि थोड़ा सा डिजिटलाइज भी होना चाहिए। ये तकरीबन किस साल की बात हुई, कब किया आपने ये सब? देखिए, ये शायद 2012-13 के आसपास होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा लोग फेसबुक पे आने लगे और ये पता लगा कि ये भी एक प्लेटफॉर्म है, और बच्चों ने ही मुझे बता दिया। मतलब सोशल मीडिया की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी थी, और आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। तो थोड़ा किताबों के बारे में आप बताएं, क्योंकि आपकी 5 किताबें हमें पता है कि पब्लिश हो चुकी हैं, जो कि हिंदी कविताओं को आपने संग्रहित किया है। तो थोड़ा उस बारे में बताएं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, जब मैंने फ़ेसबुक अपना अकाउंट खोला, फ़ेसबुक पेज वो बनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ मैं पहले ये था कि यहाँ देखूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर मुझे लगा यहाँ पे लोग लिखते भी हैं, मैंने वहाँ पे अपनी पोस्ट डालना शुरू कर दिया, और मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल चलते चलते मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। वहाँ पर लोग लाइक करने लग गए, लोग मेरे पास कमेंट्स करते थे, बोलते थे कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, और ये वो, तो काफ़ी मुझे प्रोत्साहित भी किया लोगों ने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं और आगे बढ़ाऊँ, और मैंने अपना एक 2-3 साल के अंदर ही मैंने अपना एक फ़ेसबुक पेज बना लिया, जिसका नाम है दिल की कलम से। जी, कितने फॉलोअर्स आपके यहाँ पर हो चुके होंगे, ये भी थोड़ा सा बताएं आप। मेरे फ़ेसबुक पेज पे फॉलोअर तकरीबन 20,000 के करीब हैं अब। बहुत बढ़िया। और जब मैंने वहाँ पे भी अपना ये बनाया, और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो इस दौरान 5-6 साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो लिखा हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करूं, उसमें अपनी जो कविताएं हैं उनको बुक्स के ज़रिए, बुक्स के रूप में लोगों तक पहुंचाऊं। और इस चीज़ में मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत मदद किया। उन्हीं के सहयोग से मेरा ये सब कुछ जो है, ये किताबें पब्लिश हो पाई। और नाम ज़रा आप उन किताबों के बता दें। जी, मेरी किताबों के नाम हैं इजहार, बेटी की पाती,
उत्सव, कविताओं की कुसुमावली, नूरे आफ़ताब और एक किताब है लफ्ज़ों का गुलदस्ता। वाह, बहुत खूबसूरत नाम और बहुत ही खूबसूरत कविताएं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने उनको पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं कह दूं कि उर्मिला जी की वेबसाइट पर वो किताबें आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको कैसे ख़रीदा जाए। आप ऑनलाइन उन्हें ख़रीद भी सकते हैं। क्या मैंने सही कहा है ये? बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि फ़िरोज़ाए शहर क्लब की ओर से मेरी किताबों का अनावरण भी किया गया था। जी। और अमेज़ॉन पे भी ये मेरी किताबें उपलब्ध हैं, फ़्लिपकार्ट पे भी हैं और मेरी वेबसाइट पर भी हैं। ये बहुत ही मतलब एक अमेजिंग बात मुझे लग रही है कि मैं एक आज ऐसी शख्सियत के साथ मैं यहाँ पे बैठ के उनका इंटरव्यू कर रही हूँ कि जो कि इस उम्र के पड़ाव में आने के बाद भी इतनी सक्रिय हैं, इतनी एक्टिव हैं, इतनी एनर्जेटिक हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर, जो कि आजकल के युवाओं का एक मनोरंजन का साधन बन गया है। तो आपकी इस डिजिटल सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। फेसबुक की आपने बात की है, तो उसके बाद ये कैसे जारी रहा? मुझे लगा कि मेरे फेसबुक पेज पर इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मैंने धीरे धीरे अपने डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें रोपो शो है, उसमें योर कोट है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मुझे मिली, ऐप्स मुझे मिली, पिंटरेस्ट है। तो मैं धीरे धीरे वहाँ पर भी मैंने अपना लिखा हुआ जो है वो बनाना शुरू किया, वहाँ पे डालना शुरू किया। और इसी बहाने मैं जो है इन चीज़ों के कांटेक्ट में आती गई। और बस ये सफ़र जो है मेरा अभी भी जारी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। और ये जो चीज़ है ये मेरे को डिजिटल क्रिएटर बनने के बाद मुझे पता लगा कि मैं इसमें और आगे अभी क्या कर सकती हूँ। ने एक बहुत ही, क्योंकि आपकी जो हमने बात की, जो आप सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं, आप यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप बहुत फेमस हैं, और बहुत सारे लोग आपके यूट्यूब चैनल से जुड़े भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनके लिए आप ये बताएं कि इस उम्र के पड़ाव पर, क्योंकि हम देखते हैं कि युवाओं का, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब जो है वो साधन है, उनके लिए बहुत हैंडी है, लेकिन आपने उस चीज़ को कैसे समझा, और क्या उसमें आपको समस्याएं आई या नहीं आई, या कैसे आपने ये शुरुआत की कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं और हमसे रूबरू आप हों? देखिए, कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो हमारे लिए वही होता है, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है प्रथम कक्षा में, तो उसके लिए जैसे सीखना मुश्किल होता है, इसी तरह से हम किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल होगा जी। और उसके अंदर हमारी इच्छाएं कितनी प्रबल हैं वो मायने रखता है कि हम उस चीज़ को कितना जल्दी और कितना अच्छे तरीके से सीख पाएँ। मेरी बेटी ने सुझाव दिया कि माँ, आपको यूट्यूब चैनल पे चलना चाहिए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का, क्षमा चाहूँगी आपको, मैंने बीच में ही रोका। आपके यूट्यूब चैनल का एक बार नाम हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं। यूट्यूब चैनल है उर्मिला शौकन के नाम से, और आप प्लीज़ इस पर देखिए। काफ़ी कुछ आपको चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं पोइट्री भी लिखती हूँ, मैं गज़ल भी लिखती हूँ, और मैंने हरियाणवी कल्चर के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डाली हैं। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि यूट्यूब चैनल पर आपके बहुत सारे हरियाणवी कल्चर को आपने प्रमोट किया है। आप हरियाणवी चुटकुले भी सुना रही हैं, आप हरियाणवी गीत भी हमारे लिए ला रही हैं, हरियाणवी वेशभूषा को आपने सबके सामने ला के रखा है, और उसके साथ साथ आप एक जो हमारी हरियाणवी कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसमें क्या कुछ रहता है, जैसे चूल्हे पर खाना बनाना, अभी रिसेंटली आपने एक अपलोड किया अपना शॉर्ट्स, तो इस चीज़ को आप काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए, या इसके अलावा कुछ और भी है जो आपके आगे के प्लान्स हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, यूट्यूब के लिए काफ़ी नहीं होता कि आपने एक चैनल खोल दिया और आप बस यूट्यूबर बन गए। उसके लिए हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखना होता है, सीखना भी होता है।
और उसके अलावा क्या है कि उसको हम कैसे प्रेजेंट करें अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने यूट्यूब देख देख कर ही खुद से पहले सीखी हैं। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन वो सीख के ही मैं डालती गई, क्योंकि शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो करनी होती है अपनी चीज़ों के लिए। और उसमें ये है कि मैं क्योंकि कविताएं लिखती हूँ तो मेरा रुझान आया, मैं फ़िरोज़ाए शेर क्लब से जुड़ी हुई हूँ और हमारे यहाँ एक तीज का प्रोग्राम होता है, एक संक्रांति का प्रोग्राम होता है, एक होली का प्रोग्राम होता है। तो ये हरियाणवी कल्चर से जुड़े हुए त्यौहार हैं। तो मुझे लगा जब मैं इस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ तो मैं क्यों ना हरियाणवी कल्चर को भी प्रमोट करूँ। तो हम जो है सैर करने चले जाते हैं सुबह शाम, तो वहाँ पार्क में जो है काफ़ी लेडीज़ जो हैं बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाती हैं जी। तो मैं वो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं वो अपलोड भी हमने करती देखे हैं काफ़ी इस तरह के जो एक समूह के तौर पर, एक सामूहिक तौर पर भजन गायन, यहाँ तक कि गीतों को भी आप लोग गाते हैं जो हमारे लोकगीत हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम मुझे लगा कि जिस बारे में हम भूलते जा रहे हैं, आज का युवा इस बारे में उतना नहीं जानता। तो ये आपने इस चीज़ को संजो के रखा है, आपने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोता, हमारे युवा जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये चीज़ें ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा जो हमारे हरियाणा के ही अंदर हैं। तो आगे के प्लान्स आपके क्या हैं? आप आगे क्या और नया करने वाली हैं? थोड़ा हमें ये भी आप देखिए, क्योंकि मैं हरियाणा से जुड़ी हुई हूँ और इसीलिए मुझे हरियाणवी कल्चर भी बेहद पसंद है और यही वजह है कि मैं वहाँ पे गीत भी डालती हूँ। मैं अपना खुद का भी लिखा हुआ हरियाणवी में, हरियाणवी एक बोली है जी। और हरियाणवी बोली में मैं अपनी खुद की कविताएं भी डालती हूँ। तो आपकी कोई कवि सम्मेलन में भी हमने सुना है, यहाँ तक कि आप आकाशवाणी में भी एक बहुत बार आप आकाशवाणी में भी जा चुकी हैं, आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं, आप वहाँ पे बोलती भी हैं कुछ प्रोग्राम्स में। तो ये मतलब ये जारी रहेगा आपका सफ़र? हमारे लिए क्या नया आने वाला है अब? और देखिए, क्योंकि काव्य गोष्ठियाँ मेरी बहुत होती हैं, यहाँ लोकल भी होती हैं और ज़्यादातर मेरी काव्य गोष्ठियाँ ऑनलाइन होती हैं, क्योंकि लोग दूर दूर से जो राइटर जुड़े हुए हैं, तो हम 5-5, 6-6 के ग्रुप में जो हैं काफ़ी लोग काव्य गोष्ठियाँ करते हैं। तो मेरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ काफ़ी चलती हैं, रेडियो स्टेशन पे भी बुलाया जाता है और बाकी हरियाणवी उन चीज़ों से तो मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ, ये है कि मैं यूट्यूब पे ही अभी अपना कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो अभी इसमें मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये लगन आपकी देख कर के मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को बहुत ही ज़्यादा ताकत और एनर्जी मिली होगी कि एक गृहिणी, एक इस उम्र के पड़ाव पर एक महिला जो कि सब चीज़ें आज के दौर को देखते हुए सीख रही हैं और कर रही हैं। और ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीयत अगर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही इस चीज़ की मिसाल भी हम कहेंगे उर्मिला जी हैं। हम आज बात कर रहे हैं उन्हीं के अपने आंगन में, उन्हीं के अपने घर पर बैठकर जो हम बातचीत आज आपसे कर रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत हमारे श्रोताओं को सुनने में फ़र्क लगा होगा, अगर कोई शोर आपको लगा हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पास में सड़क है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत शोर आता है। बट एनीवेज़, आज आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कोई 2 शब्द जो आप अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहें? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी, आंधियों की कोशिश नाकाम हो गई, चिराग जलता रहा और सहर हो गई। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक आपने देख ही लिया एक उदाहरण इनकी लिखी हुई रचना का। तो उम्मीद है आप लोग इनकी किताबें पढ़ने के लिए भी बहुत उत्सुक होंगे। तो इसी के साथ आप सबका, हम सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
बहुत बहुत